स्टैंडर्ड पार्ट 3। दोस्तों पहले दो लेक्चर में मैंने ऑलरेडी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर किया है। अभी पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलो पहला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना हो ना, तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बताया है। उस फॉर्मेट में अपने को बैलेंस शीट बनाने हैं। मतलब फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट क्या क्या रहता है। टू पीरियड का बैलेंस शीट है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब टू स्टेटमेंट ऑफ, मतलब 2 साल का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, 2 साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट है, 2 साल का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। लेकिन जब फर्स्ट ईयर का रहता है ना, मतलब फर्स्ट ईयर का इंडिया जब अप्लाई करते हैं, तो बैलेंस शीट 3 साल का दिखाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट और करेंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसमें नोट्स टू अकाउंट दिखाते हैं, और नोट्स टू अकाउंट में पूरा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिखाते हैं। और दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है एक, कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना कि फेयर प्रेजेंटेशन एंड कॉम्प्लायंस विथ इंडियस होना चाहिए। मतलब आपको सब इंडियस फॉलो करना ही है। दूसरा, उसमें गोइंग कंसर्न का अजम्पशन है, कि गोइंग कंसर्न का अजम्पशन मैंने आपको क्या बताया था, कि अगले साल भी आपका बिजनेस चालू रहेगा। अगर अनलेस एंड अनटिल अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ फायर हुआ है, तो ही वो डिस्क्लोजर करे कि कुछ गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद है एक्रूल बेस ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों एक्रूल बेस ऑफ अकाउंटिंग कंपलसरी है, आपको कैश अकाउंटिंग अलाउड नहीं है। उसके बाद है मटेरियल और एग्रीगेशन। मटेरियल और एग्रीगेशन मतलब क्या, आपको जो मटेरियल चीज़ है वो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है। मटेरियल मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट किसके लिए, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उनका डिसीजन चेंज भी हो सकता है। तो मटेरियल डिस्क्लोजर होना ही चाहिए। उसके बाद है ऑफसेटिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज, अनलेस इंडियस परमिट करता है तो ही दिखाना है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब आपको अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंसी एक पीरियड से दूसरे पीरियड को फॉलो करना। अनलेस एंड अनटिल अगर कुछ चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसी में, तो उसका आपको सेपरेट प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, रीज़न लिखना पड़ेगा क्यों अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग हमेशा ईयरली ही रहता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। उसके बाद है कंपेरेटिव ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब बैलेंस शीट का कंपेरिजन दिखना चाहिए। उसके बाद अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रहता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रहता है। इसका मतलब क्या मालूम है, कि रिक्लासिफिकेशन, किसका रिक्लासिफिकेशन, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट फेयर वैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो वो ना एक अलग पार्ट में टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कैसे, ऐसा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में अलग से शो करना पड़ता है, और उसका टैक्स इम्पैक्ट भी आपको दिखाना पड़ता है। और उसके नीचे आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपका दिखेगा। और एक दोस्तों उसमें इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइड आपको करना है, रेवेन्यू इंटरेस्ट, रेवेन्यू इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, मतलब आपका अमोर्टाइजेशन मेथड है ना, तो वो आपको डिस्क्लोज करना है। बाद में गेन और लॉस, ये किधर दिखाते हैं, जो अपना अदर एक्सपेंस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में जो अदर एक्सपेंसेस में आप अलग से नोट दिखाएंगे ना, उसमें आप दिखाएंगे कि गेन और लॉस डी रिकग्नाइज किया। डी रिकग्नाइज का मतलब क्या, कि भाई उससे कोई इनकम आने का चांस नहीं है, इसीलिए उसको डी रिकग्नाइज किया। बाद में इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस एंड रिवर्सल, मतलब इम्पेयरमेंट लॉस मतलब क्या, लॉस हुआ है। लॉस मतलब क्या, जो दिखता नहीं वैसा नहीं है। इम्पेयरमेंट मतलब क्या, कोई फिक्स एसेट है आपके, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें जो रेगुलर इनकम आने का चांस था तो वो अभी नहीं आ रहा है, अब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी का इशू है, तो उसके लिए अपने को इसके लिए मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट प्रोवाइड किया। तो उसके बाद रिवर्सल भी, रिवर्सल का क्या मतलब, कभी कभी जो एजम्पशन लिए रहते हैं इम्पेयरमेंट में वो गलत साबित होते हैं, और वो मतलब जिस फिक्स एसेट का, मतलब अभी फिक्स एसेट वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर उसमें वो इनकम देना स्टार्ट किया उसने, वो जिसका अपने प्लांट एंड इक्विपमेंट का इम्पेयरमेंट प्रोवाइड किया, तो आपको वो रिवर्सल करना पड़ता है जो आपने इम्पेयरमेंट प्रोवाइड किया है। उसके बाद है शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस और इक्विटी मेथड। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब अगर आपने आपकी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है एसोसिएट कंपनी, तो एसोसिएट मतलब क्या, मोर देन 20% बट बिलो 51%, तो एसोसिएट कंपनी। तो आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है कि भाई अगर कुछ प्रॉफिट हुआ है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट का, वो दिखाना चाहिए किधर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद एक गेन और लॉस फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस अमोर्टाइजेशन मेथड। दोस्तों
एवरी ईयर आपने इंडियस फॉलो किया, अभी लास्ट ईयर भी इंडियस फॉलो किया, तभी भी अमोर्टाइजेशन में प्रोवाइड किया होगा। अभी करंट ईयर में जब भी प्रोवाइड करते हैं ना, तो डिफरेंस लेना पड़ता है कि कितना गेन और लॉस का इम्पैक्ट पड़ा है वो, और अदर अगर गेन हुआ तो अदर इनकम में, और लॉस हुआ तो अदर एक्सपेंस में। उसके बाद है टैक्स एक्सपेंसेस। टैक्स एक्सपेंसेस आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में इम्पैक्ट दिखना है। और टैक्स एक्सपेंसेस दो तरीके हैं, एक करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स, ऐसा दो का प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन मतलब क्या, अगर किसी बिजनेस यूनिट आपने बंद किया है तो उसका प्रेजेंटेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में फ्रंट में होना चाहिए। उसके और जो भी टैक्स इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ सेल ऑफ एसेट, अगर सेल एसेट करना है, या जो प्रॉफिट हुआ है उस शॉर्ट पीरियड में, जो मतलब आपने इस अक्टूबर में क्लोज करने का डिसीजन लिया, तो अप्रैल का अक्टूबर से जो भी जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उस पर टैक्स इम्पैक्ट, और बाद में आपने एसेट सेल करने के स्टार्ट किया होगा तो उसका टैक्स इम्पैक्ट उधर आपको दिखाना है। हाँ, और एक है, ये स्पेसिफिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भाई सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा अदर एक्सपेंस में, ऐसे कोई आइटम आए तो एक्सपेंसेस पे। तो कौन सा है, राइट डाउन इन्वेंट्रीज है, रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज़ है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कोई एसेट आपने सेल किया है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है, लिटिगेशन मैटर है, तो वो सब ना दिखना चाहिए फ्रंट में अदर एक्सपेंसेस, सो दैट ना इन्वेस्टर को मालूम पड़े कि भाई हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसीलिए वो डिस्क्लोज किया। तो क्या देखो, इंडिया किसके लिए बना है मालूम है दोस्तों, ये स्पेशली इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू में। हाँ, और एक दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, लेक्चर पूरा अंत तक सुनिए, मैं बहुत सारे शॉर्टकट टेक्निक आपको बता दूंगा जिससे आपका नॉलेज अपग्रेड हो। ओके, और जब भी कभी आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, उसके बाद एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट। एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट मतलब आपको ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आपके नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं करना चाहिए कि हमने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं फॉलो किया, आपको वैसा अलाउड ही नहीं, किसको, मैनेजमेंट को। और देखो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्ट में लिखना पड़ता है कि मैनेजमेंट ने सब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है कि नहीं। अनलेस एंड अनटिल अगर कोई इशू होगा तो ही। अभी हाँ, स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रहता है कि इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो नहीं किया वो देखना है पड़ेगा, कोई डेविएशन है मतलब गलत है अकाउंटिंग पॉलिसी, तो वो अलाउड नहीं होना चाहिए। उसके बाद है देखो, कभी कभी क्या होता है कि डिपार्चर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियाज, कभी कभी मैनेजमेंट का ओपिनियन रहता है कि भाई ये इंडियाज अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस नॉलेज इट शुड नॉट बी फॉलो, तो वो रीज़न लिखना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल बहुत रेयर केस में, लेकिन कोई ऐसा डेविएशन नहीं लिखता है, लेकिन अगर लिखना है तो आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन करंट एंड नॉन करंट एसेट आपको करना पड़ेगा। उसमें देखो कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट विद करंट, नहीं इट्स नॉट अ करंट, इट्स अ नॉन करंट, बिकॉज विद इन 12 मंथ में क्या आप फैक्ट्री मतलब आप फैक्ट्री क्या बंद नहीं करने वाले हो, यूनिट बंद नहीं करने वाला है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस ना, तो वो नॉन करंट है दोस्तों। दूसरी बात, सोर्सेज ऑफ एस्टिमेटेड ऑफ अनसर्टेनिटी। इसमें क्या है, एक रिस्क फैक्टर आपको डिस्क्लोज करना है कि आपके बिजनेस को रिस्क फैक्टर क्या क्या है, और जो आपकी एस्टिमेशन ऑफ आंसर एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग दैट हैव सिग्निफिकेंट रिस्क, मटेरियल एडजस्टमेंट क्या क्या, मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा कि क्या रिस्क फैक्टर इसके अंदर है और क्या क्या आपको लागू होने वाला है। तो ये मतलब क्या है, फ्यूचर का बता रहा है। ओके, नॉट बिकॉज ऑफ कि ये कोई कंफर्म है, लेकिन ये हाँ ये मार्केट रिस्क हो सकता है, ये लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, ये क्रेडिट रिस्क हो सकता है। ओके, तो वो सब एस्टिमेशन वैसा दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है कैपिटल अलोकेशन पॉलिसी। ये पहले का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ना, उसमें ये नहीं था कि आप जो आपने पैसा बिजनेस के लिए लिया, मतलब शेयर कैपिटल में जो पैसा है वो आपने यूटिलाइज कैसे कैसे किया है। तो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्लियरली बोलता है कि आपको कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल अलोकेशन पॉलिसी आपने कैसा किया है, फिक्स एसेट में कितना डाला है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज में कितना डाला है, वर्किंग कैपिटल में कितना है, और आपका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, पॉलिसीज़ है, आपके प्रोसेस क्या है, ये सब ये आपको डिस्क्लोज करना होगा। तो दोस्तों एक्चुअली इसका मतलब क्या है मालूम है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैनेजमेंट के जो इंटरनल थॉट्स है ना, वो
ऑडिट रिपोर्ट एंड नोट्स टू अकाउंट्स फॉर्म में ओपन हो रहे हैं। सो दैट किसके लिए, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, और इन्वेस्टर से इन्वेस्टर को मालूम पड़ता है कि हाँ ये है पॉइंट्स, तो इन्वेस्ट करते टाइम उसको सोचना चाहिए कि भाई हाँ मैं इन्वेस्ट करूँ कि नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्री। दोस्तों ये सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे, ओनली थिंग क्या है इसमें डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो एक बार अपने को समझ लेना कि क्या है। इसमें फर्स्ट है कि इन्वेंट्री मतलब क्या है। पहला तो सिंपल भाषा में मतलब क्या है अपना है कि आइदर वो प्रोडक्शन करे, आइदर वो ट्रेडिंग करे, वो सर्विसेज भी हो सकता है। तो ये सब किस लिए रहता है कि बिजनेस पर्पज़ के लिए। ओके, इसमें एक है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या, सिंपल भाषा में कि आपको मार्केट से कितना पैसा मिलेगा अगर आप ये स्टॉक बेचते हो तो। ओके, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी आएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। मतलब आपको लोअर कॉस्ट ही दिखाना है किधर, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करते टाइम। ओके, और यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक बताया कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेट कॉस्ट फॉर कंप्लीशन एंड एस्टिमेशन कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। ये मतलब एक कॉस्ट वो डिडक्ट करना पड़ता है एनआरवी निकाल के टाइम। ओके, इन्वेंट्री शैल बी मेजर, मैंने बोला लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, उसके बाद है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों, ये डेफिनेशन से ही आप वैल्यूएशन कर सकते हैं। अभी कॉस्ट ऑफ परचेस मतलब क्या है, परचेस है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, और जो भी कॉस्ट इन्वेंट्रीज क्रेडिटर के गोडाउन से आपके गोडाउन तक लाने तक जो भी कनेक्टेड कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल लेबर कॉस्ट है। ओके, तो वो सब कॉस्ट इंक्लूड होगी। ओके, उसके बाद है एक्सक्लूडेड कॉस्ट, मतलब उसी स्टोरेज कॉस्ट आफ्टर कंप्लीशन, लेकिन बिफोर कंप्लीशन होगी ना तो वो ऐड हो जाएगी, ध्यान रखो। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट वो आएगी नहीं, किस में, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में। उसके बाद है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसमें जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके लिए वैल्यूएशन मेथड कैसा उन्होंने दिया है कि अलोकेशन ऑन द रिलेटेड सेल वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट आइदर ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और व्हेन द प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइड एट द कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब रिलेटिव सेल वैल्यू से वो अलोकेशन आपको करना है। उसके बाद है टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। अभी टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट बुक कैसा होगा, कॉस्ट मतलब कौन सी, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना आपकी स्टॉक की, तो उन्होंने कैसे बताया, मटेरियल, लेबर एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की जो कॉस्ट है उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाया जाएगा। उसके बाद है रिटेल मेथड, उन्होंने बताया रिटेल मेथड किसके लिए, कि कॉस्ट इज डिटरमाइन बाय रिड्यूसिंग दी सेल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बाय अप्रोप्रिएट परसेंटेज। दोस्तों रिलेटेड जो रिटेल सेक्टर है ना उसमें डेली प्राइसेस अप एंड डाउन होते हैं, तो उसमें कैसा है उन्होंने एक अप्रोप्रिएट परसेंटेज मार्जिन दिखा है और उससे वो रिलेटेड रिटेल मेथड अप्लाई करना है। ओके, अभी कॉस्ट फार्मूला जो हिस्टोरिकल फार्मूला है ना, तो उन्होंने सीधा बोला दो ही मेथड अलाउड है, फिफो और वेटेड। फिफो और वेटेड एवरेज दो ही मेथड है, लिफो अलाउड नहीं है, वापिस बोलता हूँ लिफो अलाउड नहीं है। ओके, और उसके बाद है नॉन हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड एंड रिटेल मेथड है। ओके, इन्वेंट्रीज नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, जो ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल नहीं हो सकते, मतलब कौन से ज्वेलरी के है, टेलर मेड है, तो उन्होंने उनको बताया कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के। ओके, लास्ट बहुत और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका अकाउंटिंग पॉलिसी आपको बताना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाउंट, अमाउंट रिकॉग्नाइज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इन्वेंट्री प्लेज एज सिक्योरिटी। आपको नोट्स टू अकाउंट में दिखाना है कि अगर आपका स्टॉक प्लेज है एज ए सिक्योरिटी करके, मतलब देखो बैंक ओवर लेते हैं क्या, कैश क्रेडिट फैसिलिटी लेते हैं अगेंस्ट स्टॉक, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा किधर नोट्स टू अकाउंट्स के भाई ये स्टॉक मेरा इसके लिए प्लेज है। ओके, नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। दोस्तों इसमें सिंपल यही है कि इसमें जो फैक्टर, जो तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट है,
ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक बार थोड़ा सा डीप करते हैं, अंडरस्टैंड। ओके, तो चलो इसमें प्रेजेंटेशन कैसा है कि ऑपरेटिंग में क्या आता है कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बिजनेस, इन्वेस्टिंग मतलब क्या है, डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म अदर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग मतलब क्या है, चेंज इन इक्विटी, बोरोइंग्स मतलब अपनी एक शेयर कैपिटल मंगवाया है या बाद में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, बोनस इशू किया। ओके, बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग टेकन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन। ओके, और इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, ये सब है। अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैसे ही है कि वैल्यूएशन मेथड क्या क्या है, सॉरी, कैश फ्लो मेथड कौन सा एक डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो अलाउड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड से ही आपको आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ओके, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दोस्तों एक ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो डायरेक्ट मेथड से आप बनाते ना, डायरेक्ट मेथड मतलब समझो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सिंपल भाषा में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और इनडायरेक्ट मेथड में कैसा रहता है, इसमें नॉन प्रॉफिट मतलब बोलते ना, जो नॉन कैश आइटम है ना आपको अलग से दिखाने पड़ते हैं। जो आपके पीएनएल में नॉन कैश आइटम हिट हुए होंगे ना, उनको सबको ऐड और लेस करके निकालना पड़ता है कि सो दैट आपको कैश प्रॉफिट कितना हुआ वो आपको मालूम पड़ता है। बाद में वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट देना पड़ता है, तब आपको टोटल प्रॉफिट मिलता है। बाद में टैक्स इम्पैक्ट भी दिखाना पड़ता है कि भाई टैक्स का इम्पैक्ट कितना पड़ा, और उससे आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो कितना जनरेट हुआ वो आपको मालूम होता है। तो क्या अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन से आइटम आते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक दिखाया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, एड नॉन कैश आइटम है, फाइनेंस कॉस्ट है, डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी है। देखो डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी है ना, ये एक्चुअली इन्वेस्टिंग की है। ओके, तो उसका प्रेजेंटेशन अलग करना होगा। फाइनेंस कॉस्ट वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का खर्चा है, तो वो उधर दिखना चाहिए, तो ऑपरेटिंग से वो निकालना पड़ता है, ये अलग से प्रेजेंटेशन है। उसके बाद गेन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ फेयर वैल्यू तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, और वो आपको अलग करना उधर से कि अगर वो नॉन कैश आइटम है। बाद में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो रियलाइज हुआ है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखना चाहिए। शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंसेस नॉन कैश आइटम है, जो एम्प्लॉय कॉस्ट के एक्सपेंस है ना, वो नॉन कैश आइटम है, तो वो ऐड बैक होंगे। वापस रिपीट करता हूँ, ऐड बैक होंगे क्योंकि पीएनएल में डेबिट में डिडक्ट हुआ है। उसके बाद अनरियलाइज गेन ऑन इम्पेयरमेंट, अनरियलाइज गेन लॉस जो भी आपने दिखाए हैं वो सब अगर गेन है तो डिडक्ट होगा, लॉस है तो ऐड बैक होगा। इम्पेयरमेंट जो भी किया है वो भी ऐड होगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन जो भी करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फाइनेंशियल एसेट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड एसेबल में, मतलब वर्किंग कैपिटल। अभी जो वर्ड बोला ना, वो वर्किंग कैपिटल अभी वर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सारे फैक्टर, करंट नॉन करंट वो भी दोनों कंसिडर किए। तो इसका एरिया बहुत वास्ट है। ट्रेड रिसीवेबल है, अदर करंट फाइनेंशियल है, अदर नॉन करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है, नॉन करंट प्रोविजन है, ट्रेड पेबल है, अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है, और अदर करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट प्रोविजन है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सिंपल इन्वेस्टिंग मतलब क्या है कि आपने परचेस एंड सेल फिक्स एसेट कितना किया। अभी इधर फिक्स एसेट नहीं बोलता, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी में कितना मिला, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया और कितना पैसा आया, सब्सिडी में कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना वापस आया, डिविडेंड कितना वो आपको दिखाना है, एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट कितना किया वो दिखाना है। ओके, अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या है, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप जो भी है, और जो ये यहाँ पे ऊपर मैंने दिखा कि चेंज इन इक्विटी, बोरोइंग अलॉन्ग विद अदर कॉस्ट, मतलब जो आपके इक्विटी में चेंजेस हुआ है, एडिशन शेयर के मार्केट से अपने बोरोइंग्स उठा है, वो भी आपको उधर दिखाना है। ओके, इसमें देखो क्या लिखा है, कैश हैज़ बीन जनरेट ड्यूरिंग द ईयर एंड व्हाट पर्पज इट हैज़ बीन यूटिलाइज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से मालूम पड़ता है कि कितना ऑपरेटिंग में गया, कितना इन्वेस्टिंग में गया, कितना फाइनेंसिंग में गया, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही मालूम पड़ता है। इसमें ना वो बिजनेस की एबिलिटी मालूम पड़ती है, सॉल्वेंसी मालूम पड़ती है, लिक्विडिटी पोजीशन भी मालूम पड़ती है, और उसके प्रेजेंट वैल्यू से आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो और बैंक और ड्राफ्ट इट्स अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ
कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफरेंट फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो बैंक के लिए और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए ट्रीटमेंट थोड़ा मतलब इंटरेस्ट पेड है ना, वो फाइनेंस में नहीं जाएगा, वो ऑपरेटिंग में जाएगा। ओके, तो उधर थोड़ा ट्रीटमेंट अलग है। अभी इनडायरेक्ट मेथड ऑलरेडी मैंने आपको बताया सब, चेंजेस ड्यूरिंग द रोल सब दिखा दे। हाँ, different from bank and financial institution, direct and indirect way. Under indirect way, net cash flow from operating activity determine adjustment प्रॉफिट एंड लॉस चेंजेस ड्यूरिंग द, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन वही किया। नॉन कैश आइटम ऐड होते हैं, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, जो पीएनएल में एक सिंपल भाषा में कहा था आपको, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग का बनाना है तो जितने भी नॉन कैश आइटम है, मतलब जिसको डेबिट एंड क्रेडिट में कैश और बैंक नहीं है ना, वो सब आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाने पड़ते हैं सब, क्योंकि वो तभी आपका कैश फ्लो एक्टिविटी मिलेगा ना। इनडायरेक्टली वो कैसे रिसीट अकाउंट एंड पेमेंट अकाउंट निकालने के लिए कर रहा है, लेकिन वो जो नॉन कैश आइटम है वो ऐड बैक करने पड़ते हैं। क्लियर? उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 8, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें देखो, मैनेजमेंट को मालूम है कि उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी क्या फॉलो किया, मैनेजमेंट को मालूम है उन्होंने अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या किया है, और मैनेजमेंट को भी मालूम है कि कि एरर्स है तो उसको कैसा प्रिकॉशन है, क्योंकि एरर्स देखो एक इम्पोर्टेंट, प्रायर पीरियड एरर्स अलाउड नहीं है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाना पड़ता है, तो और उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट भी सब इम्पैक्ट पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ओनली दो अलाउड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शन आइटम्स। प्रायर पीरियड को उन्होंने अलाउड नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने बोलते कि आप आपको रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, तो वो बहुत ही दिक्कत वाली काम है, और बहुत टाइम भी जाएगा और बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, इसमें देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये किसकी जवाबदारी रहती है? मैनेजमेंट की रहती है। कंसिस्टेंसी फॉलो होना चाहिए, अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं तो उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए कि भाई डिप्रिसिएशन मेथड चेंज किया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन मेथड चेंज किया, तो वो दिखाना पड़ता है। किधर किधर रिट्रोस्पेक्टिव भी इफेक्ट देना पड़ता है, कभी कभी लिमिटेशन भी आता है रिट्रोस्पेक्टिव। फॉर एग्जांपल देखो, 8 साल के लिए बुक्स मेंटेन करते हो, उसके पहले के लिए आपको उसके बहुत पुराना इफेक्ट दिखाना है, तो नहीं, पॉसिबल नहीं ना वो उतना। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, बाद में लिमिटेशन फॉर रिट्रोस्पेक्टिव रिस्टेटमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड एरर। तो प्रायर पीरियड एरर वो बहुत ध्यान रखो, इंडिया में उसको लिए बहुत दिक्कत वाली काम है। ओके, प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट एरर दिखाना। इसमें देखो, एक है एक मैनेजमेंट लेवल का स्टेटमेंट है, यूज़र हैज़ टू हैव रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। किसको नॉलेज है? यूज़र मतलब कौन? मैनेजमेंट। तो ही हैज़ टू टेक प्रॉपर डिसीजन कि कौन से अकाउंट। कभी कभी क्या होता है, इंडियस इंडियस इज नॉट अवेलेबल फॉर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, तो मैनेजमेंट शैल यूज जजमेंट इन डेवलपिंग अप्लाइंग द अकाउंटिंग पॉलिसी। राइट? ओके, ओनली थिंग क्या, रिलायबल होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मतलब वही एवरी का। और डिस्क्लोजर, चेंजेस इन अकाउंट पर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। उसके बाद एरर, अभी एरर कितने टाइप के हैं? मैथमेटिकल है, मिस्टेक्स है, इन अप्लाइंग पॉलिसी, कमीशन है, फ्रॉड है, प्रॉपर ट्रीटमेंट रिक्वायर ऑफ एरर्स, मतलब गलत ट्रीटमेंट दिखाया। तो प्रायर पर डिस्क्लोज एरर करना ना, तो बहुत दिक्कत वाले काम है, क्योंकि आपको रीस्टेटमेंट, आपको वापस वो बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, जैसा 101 में बनाने पड़ते हैं ना, वैसा तो वो कोई नहीं करते। वो सब देखते कि रियली एरर इम्पैक्ट वाली है क्या, तो ही वो दिखाते। 99% कोई दिखाएगा नहीं। ओके, उसके बाद है इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड मतलब आपका जो ऑडिट पीरियड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड है वो। अब उसमें भी अभी दो है, देखो हेडिंग क्या है, रिले इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अभी कौन से पीरियड उन्होंने दिया है कि 31 मार्च के बाद, डेट ऑफ अप्रूवल के पहले, उसके बाद। तो उसमें दो इवेंट रहते हैं, एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें वो नहीं कि नॉन रिकग्निशन नॉन एडजस्टिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ओनली डिस्क्लोजेस रहेगा। मतलब डिविडेंड का एक एग्जांपल है, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड मतलब 31 मार्च के बाद डिक्लेयर किया, लेकिन बैलेंस शीट साइन होने के पहले डिक्लेयर किया है, मतलब अप्रूव होने के पहले 31 मार्च के बाद, लेकिन बैलेंस शीट अप्रूव करने के पहले वो डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो वो ओनली नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है, आपको लाइबिलिटी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, अभी उसका यही बोला है फेवरेबल भी हो सकता है अनफेवरेबल भी हो सकता है, तो वो कंटिंजेंट एसेट अलाउड तो नहीं है, लेकिन अनफेवरेबल है तो अनफेवरेबल उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि रियली इम्पैक्ट है क्या। तो रिकग्निशन मेजरमेंट ऑफ एडजस्टिंग इवेंट, अगर जितना पॉसिबल है कि भाई एडजस्टमेंट हो सकता है तो रिपोर्टिंग पीरियड में आप दिखा सकते हैं। अभी स्पेशल केसेस कौन से मैंने दिखा था, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट जिसमें आपने ब्रीच ऑफ मटेरियल प्रोविजन किसी ब्रीच किया है, तो अगर आप तो अभी इससे क्या होता है, जो नॉन करंट लोन रहता है, नॉन करंट लोन वो इमीडिएटली करंट हो जाता है बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ टर्म, तो वो लाइबिलिटी पेएबल आती है, तो ऐसे में वो उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस देना पड़ता है और लेंडर से बात करना पड़ता है कि ऐसा ऐसा गलती हुआ है। अभी जब देखो बैंक्स में, जब बैंक से आप लोन लेते हो ना, तो उन्होंने बोला रहता है कि एवरी मंथ स्टॉक स्टेटमेंट देना चाहिए, तो अगर नहीं दिया ना तो ऐसे चीज़ में क्या होता है कि वो ब्रीच ऑफ टर्म्स होता है। तो इंडिया में क्या वैसा इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, इमीडिएटली वो नॉन करंट का करंट, इसलिए वो सेपरेटली कार्व आउट है उसके लिए ओके, तो वो ध्यान रखिए। अभी दूसरा गोइंग कंसर्न एग्जाम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया वन भी बोलते हैं कि गोइंग कंसर्न एग्जाम्पशन आपको उस बेस पे आपने गोइंग कंसर्न का एग्जाम्पशन किया है कि वो कंपनी आगे आगे भी चलने वाली है। ओके, अभी उसमें ऐसा भी मैनेजमेंट को मालूम रहता है कि इंटरनल, तो कोई इंटरनल इशू भी मैनेजमेंट को मालूम रहती है कि आगे जाके कंपनी चलने वाली है कि नहीं होगी। ओके ओके, डिविडेंड आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड के बाद बट नॉट रिटर्न लायबिलिटी एट द रिपोर्टिंग पीरियड डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स, मतलब इफ डिक्लेयर रिपोर्टिंग पीरियड एंड बिफोर द अप्रूवल। ओके, सिंपल भाषा मतलब 31 मार्च के बाद लेकिन बैलेंस शीट साइन करने के पहले। ओके, अपडेटिंग डिस्क्लोजर अबाउट कंडीशन दैट एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, डिस्क्लोजर ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, मतलब कौन से बिजनेस कॉम्बिनेशन। ओके, कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है, मतलब आपके 31 मार्च के बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं दे सकते, वो कब हुए 31 मार्च के बाद हुए, लेकिन बैलेंस शीट साइन होने के पहले, मतलब कौन से बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है, कोई प्लान डिसकनेक्टिव हो रहा है, फायर हुआ है, मेजर रिस्ट्रक्चर हुआ है, शेयर स्प्लिट हुआ है, बोनस है, लिटिगेशन है, गारंटीज है। ओके, अगर ये सब हुआ है ना तो आपको डिस्क्लोजर वो अपडेटिंग डिस्क्लोजर अबाउट द कंडीशन दैट एट द रिपोर्टिंग पीरियड, डिस्क्लोजर ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, मतलब आप रिपोर्टिंग पीरियड के 31 मार्च में इफेक्ट नहीं ले सकते, आपको वो नोट्स अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा कि ऐसा हुआ। ओके, तभी अभी डिस्क्लोजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश आइटम्स और कैश अल्टरनेट टू ओनर्स, इसका मतलब क्या है, मतलब डिविडेंड नहीं दिया इसको शेयर होल्डर को, उनको क्या दिया, नॉन कैश एसेट दिया है, तो वो डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आपने दिया है ना, तो उसके लिए क्या बेस है, वो सब नोट्स टू अकाउंट्स में आपको डिस्क्लोज करना है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे आशा है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। और दोस्तों देखो, ज़्यादा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करूँगा ना एक ही लेक्चर में तो वो फिट नहीं होगा, पाँच पाँच सात सात इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करूँ तो भी आपको बेस मालूम पड़ेगा कि ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लाया है। ओके, तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसमें अपन बैलेंस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते हैं। ओके।